Hi, this is Naid Khan. Welcome you all to our YouTube channel Excellencia Classes. Once again, I am your student with one more video. So let's start the video without wasting time. So let's get started. Yes, here we go students. So today I am taking question number 2. ठीक है, आपके क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन नंबर 2A होता है, विच इज़ आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कंसेप्ट. ठीक है, कुछ नहीं, आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा होगा स्टूडेंट्स के. यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक स्टेटमेंट दिया हुआ है. यू जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई कि वो स्टेटमेंट क्या बोल रहा है. और अगर एक बार आप वो आइडेंटिफाई कर लोगे तो आपको जो कुछ भी आइडेंटिफाई किया है वो आपको उसको एक्सप्लेनेशन देना है. जैसे कि स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं. देखो, जैसे कि हम पहले फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. माला कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन अबाउट द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ 25 फैमिलीज फ्रॉम हर लोकेलिटी. यहाँ पे क्या बोल रहा है कि माला ने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की अबाउट इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ हाउ मेनी फैमिलीज, 25 फैमिलीज. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट. सी फॉर एग्जाम्पल, ये जो सर्कल है ये माला का एरिया है. सो माला क्या कर रही है, माला इस पूरे एरिया को स्टडी नहीं कर रही है. उस एरिया में से माला सिर्फ और सिर्फ कितने लोगों की इनकम एक्सपेंडिचर को स्टडी कर रही है, 25 लोगों की, 25 फैमिलीज की. ठीक है. सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि माला जो है वो एक पार्ट स्टडी कर रही है. तो पता है माइक्रो इकोनॉमिक का फीचर था स्लाइसिंग मेथड. यस, सो इसीलिए ये जो कंसेप्ट है स्लाइसिंग मेथड. ठीक है, इसका आंसर अब स्लाइसिंग मेथड को एक्सप्लेन करना है. दैट्स इट. मिल गए आपको 2 मार्क्स. हाँ, लेकिन यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है, अरे यार मैम ने तो इतना सारा लिखा हुआ है. स्टूडेंट्स, ये मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए लिखा हुआ है. एग्जाम में यू जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई द कंसेप्ट एंड राइट द अप टू डेट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन ओनली. 2 मार्क्स के लिए आता है ये. ठीक है, 2 मार्क्स के लिए आपको बेटा 2 पेजेस भर भर के नहीं लिखने हैं. ठीक है, 3 to 4 लाइन एक्सप्लेनेशन इनफ है. ओके, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जैसे कि अगर सपोज कुछ आइडेंटिफाई किया आपने, उसका आंसर निकल के आता है यूटिलिटी. तो यूटिलिटी का मीनिंग तो बहुत ही छोटा है ना. यूटिलिटी मीन्स वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी. सो लाइक दिस. ठीक है, तो ज़्यादा बड़ा आंसर हम लोगों को नहीं लिखना है. होप यू understand this question. Now moving to the next question student. Second one, Ramesh analyzed the total investment, total employment, total consumption and total saving of the economy for the financial year 2019 and 20. क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रमेश ने एनालाइज किया टोटल इन्वेस्टमेंट को, टोटल कंजम्पशन को, टोटल एम्प्लॉयमेंट को, सेविंग्स को, इकोनॉमी की. सो यहाँ पे मैंने आंसर लिखा हुआ है लंपिंग मेथड. क्यों लंपिंग मेथड मैक्रो इकोनॉमिक्स? क्योंकि रमेश जो है जस्ट लाइक माला वो किसी अपने लोकेलिटी में से 25 फैमिलीज के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर रहा है. यहाँ पे जो रमेश है वो एनालाइज कर रहा है क्या, ऑल ओवर द कंट्री जितना भी इन्वेस्टमेंट है, कंजम्पशन है, सेविंग है. सो इसीलिए स्टूडेंट हमारा आंसर होगा लंपिंग मेथड. ओके, बस आपको लंपिंग मेथड का मीनिंग लिखना है. सी explanation, macroeconomic uses lumping method. lumping method deals with the macro variable. macro means basically student huge होता है, large होता है, like aggregate demand, national income, national output, national employment etc. ठीक है, यहाँ तक आप लोग अपना आंसर लिख सकते हो. नेक्स्ट है, मैंने एक्सप्लेन किया है. सी इन द अबव इलस्ट्रेशन रमेश एनालाइज द टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल कंजम्पशन, टोटल सेविंग, total employment of the economy for the financial year 2019-20. It is related to the concept of lumping method. That's it. It's so simple. Okay, hope you guys are understanding. Okay, so we'll continue with third question. Rohan created a jewelry box out of the pieces of wood. Simple. रोहन ने क्या किया है, रोहन ने एक ज्वेलरी बॉक्स को तैयार किया है लकड़ी के टुकड़ों से. ठीक है, पीसेज ऑफ वुड. सो हियर रोहन इज क्रिएटिंग फॉर्म यूटिलिटी. क्यों? सी यहाँ पे क्या किया उसने, जो वुड था, जो लकड़ी के पीसेस थे, वुड के पीसेस थे, उसको ज्वेलरी बॉक्स में कन्वर्ट कर दिया है. तो ये हो गया हमारा फॉर्म यूटिलिटी. सी अब आपको उसका एक्सप्लेनेशन लिखना है. फॉर्म यूटिलिटी रिफर्स टू यूटिलिटी क्रिएटेड ड्यू टू अ चेंज इन द शेप और स्ट्रक्चर ऑफ एन एग्जिस्टिंग मटीरियल. सो यहाँ पे एग्जिस्टिंग मटीरियल क्या था, पीसेज ऑफ वुड. उसको क्रिएट करके रोहन ने क्या कर दिया, प्रोसेसिंग करके उसको ज्वेलरी बॉक्स में कन्वर्ट कर दिया. सो ही हैज़ क्रिएटेड फॉर्म यूटिलिटी.
बस इतना लिखना है आपको। एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने थोड़ा सा लिखा हुआ है, सी इन द above illustration Rohan created a jewelry box out of the pieces of wood. Relates to the concept of form utility as why the pieces of wood is changed into a box thereby increasing its utility. So रोहन ने क्या किया, जो वुड के पीसेस थे उसको ज्वेलरी बॉक्स में क्रिएट करके उसकी यूटिलिटी बढ़ा दी। ओके ओके, नाउ नेक्स्ट वन स्टूडेंट्स, कविता consumed an additional unit of bread to satisfy her hunger. कविता ने क्या किया, सी यहाँ पे एडिशनल की बात आ रही है। हमने सारे वीडियोस में देखा एडिशनल मतलब क्या, एडिशनल मतलब होता है मार्जिनल, एडिशनल मतलब होता है मार्जिनल। और यहाँ पे उसने क्या किया, एक एडिशनल यूनिट खाई है। मतलब समझ जाओ कि सपोज कविता चपाती खा रही थी, ठीक है, तो उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी तो उसने एक और चपाती खा ली, ठीक है। तो वो जो उसने एक चपाती ऐड की स्टूडेंट, वो हो गई उसकी दैट चपाती हैज़ गिवन हर marginal utility, extra utility she is getting. So whenever the word comes additional, your answer will be marginal. अगर यहाँ पे additional cost होता तो आपका आंसर होता additional, सॉरी marginal utility, marginal cost. अगर आंसर यहाँ पे होता additional cost तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होता, marginal cost. तो जब भी आपको additional word दिखता है आपको आंसर लिखना है marginal, ठीक है। बाकी ये तो हमारा यूटिलिटी वाला कंसेप्ट था, इसीलिए हम लोगों ने मार्जिनल यूटिलिटी लिखा। अब आंसर देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। सी मार्जिनल यूटिलिटी रिफर्स टू द एडिशनल यूटिलिटी डिराइव बाय अ कंज्यूमर फ्रॉम एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम्ड। इट इज़ द एडिशन, आप इतना भी लिख सकते हो या फिर आप यहाँ से भी लिख सकते हो, इट इज़ द एडिशन मेड बाय द लास्ट यूनिट कंज्यूम, दैट्स इट। लास्ट में मैंने एक्सप्लेन किया है। The above illustration relate to the concept of marginal utility as Kavita consume an additional unit of bread to satisfy her hunger. This much, that's it. Now next one student, now fifth one. See, Kaushik purchased 10 kg of wheat for his monthly consumption at rupees 40 per kg. वंस अगेन आई रिपीट, कौशिक ने परचेज किया है 10 kg ऑफ वीट अपने मंथली कंजम्पशन के लिए, जो कि 40 रुपये किलो से है, ठीक है। सो यहाँ पे ये क्या हो गया, इंडिविजुअल डिमांड हो गया, क्योंकि ये कौशिक की डिमांड है, ठीक है, ये पूरे नेशन की डिमांड नहीं है। तो ये जो कंसेप्ट हो गया ये क्या हो गया हमारा, इंडिविजुअल डिमांड। तो आपको उसका मीनिंग लिखना है। देखो 1 मार्क्स तो आपको यहाँ पे मिल गया जल्दी से। अब नेक्स्ट मार्क्स के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, 1 मार्क्स के लिए उसका मीनिंग लिखना पड़ेगा। सो क्या है मीनिंग, इंडिविजुअल डिमांड रिफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी डिमांडेड बाय अ कंज्यूमर, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, एट अ गिवन प्राइस, यहाँ पे प्राइस दिया हुआ है 40 पर kg ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, टाइम भी दिया हुआ है, मंथली वर्ड बोला है यहाँ पे। तो इस तरीके से हमारा ये आंसर प्रिपेयर हो गया। अगेन मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, द अबव इलस्ट्रेशन रिलेट टू द कंसेप्ट ऑफ इंडिविजुअल डिमांड एज कौशिक परचेज 10 kg of wheat for his monthly consumption at rupees 40 per kg. That's it. Now next one, sixth one. Aman purchased sewing machines and furniture for his tailoring shop. अमन ने सिलाई मशीन और कुछ फर्नीचर खरीदे उसके टेलरिंग शॉप के लिए। सो ये देख लेना, याद रखना आप लोग, ये जो डिमांड होगी फॉर सीविंग मशीन और फर्नीचर जो होगी स्टूडेंट्स, वो इनडायरेक्ट डिमांड होगी। यहाँ पे हमारा वन ऑफ द टाइप्स निकल कर आता है। क्यों पता है, क्योंकि देखो अमन ने जो मशीन है और फर्नीचर वो किस लिए खरीदा, टेलरिंग शॉप के लिए। तो मतलब अगर शॉप नहीं होती तो मशीन की डिमांड नहीं होती और मशीन एंड फर्नीचर की डिमांड भी नहीं होती, करेक्ट ना। सो वी ऑल नो दैट इनडायरेक्ट डिमांड किसको कहते हैं, it refers to goods which are needed for further production. Yes, अमन को मशीन और फर्नीचर क्यों चाहिए, फर्दर प्रोडक्शन के लिए, कपड़े सिलने के लिए, सिंपल। सो इट इज़ द डिमांड फॉर प्रोड्यूसर्स गुड्स। येस, यहाँ पे इन सबको हम लोग प्रोड्यूसर्स गुड्स कहते हैं, ठीक है। ये जो मशीन आएगी, फर्नीचर आएगी, वो प्रोड्यूसर्स गुड्स आएगी। क्यों, क्योंकि अमन इसकी हेल्प से क्या करेगा, कपड़े सिलेगा, ठीक है। सो ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैव इनडायरेक्ट डिमांड, वी ऑल नो दैट। जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, अब डोंट टेल मी दैट यू डोंट नो द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। स्टूडेंट, देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज, पता है ना आप लोगों को, लैंड, यस, लेबर, यस,
थर्ड वन कैपिटल, आई नो यू पीपल आर अवेयर अबाउट दिस, एन एंटरप्रेन्योर. वंस अगेन आई रिपीट, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. ओके, कुछ नहीं, हो गया हमारा आंसर. नेक्स्ट तो मैंने एक्सप्लेन किया है. क्या किया? द अबव इलस्ट्रेशन, अमन परचेजेस सीविंग मशीन एंड फर्नीचर फॉर हिज टेलरिंग शॉप रिलेट टू द कंसेप्ट ऑफ इनडायरेक्ट डिमांड. दैट्स इट. आप लोग ने नोटिस किया होगा, इन द अबव इलस्ट्रेशन लिखकर मैं क्वेश्चन को रिपीट कर रही हूँ. तो स्मार्ट वर्क. हमारा आंसर भी बड़ा हो जा रहा है, बट अगेन आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है. सेवेंथ वन, Kiran's demand for milk remained unchanged even when its price increased by 10%. भाई किरण की जो मिल्क की डिमांड थी वो चेंज नहीं हुई. अनचेंज मतलब कि वो एज इट इज़ है. दो प्राइस बढ़ गया है 10% से, तो भी सभी को पता है कि जो हमारा मिल्क आता है ये क्या है, नेसेसरी गुड्स है. और गुड्स तो छोड़ दो, अगर हम लोग टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में जाएंगे स्टूडेंट्स, तो हमारा परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड आएगा. परफेक्टली इनइलास्टिक क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, प्राइस कितना भी कम हो या ज़्यादा हो, हमारी जो डिमांड होती है वो क्या होती है, एज इट इज़ होती है. ठीक है, सो इसीलिए स्टूडेंट्स हमारा आंसर है परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड. नाउ मूविंग टूवर्ड द एक्सप्लेनेशन. यस, सी, व्हेन अ परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यहाँ पे हो रहा था ना 10%, हैज़ नो इफेक्ट. स्टूडेंट, यू कैन मेक योर ओन आंसर स्टूडेंट्स. So once again I repeat, when a percentage change in price has no effect on the quantity demanded of a commodity, it is called perfectly inelastic demand. यहाँ पे वही हो रहा है, प्राइस बढ़ने के बाद में भी जो किरण की मिल्क की डिमांड है वो अनचेंज ही है, वो चेंज नहीं हो रही है. बस आगे मैंने लिख दिया, इन द अबव इलस्ट्रेशन अ 10% इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ मिल्क हैज़ no change in Kiran's demand for milk, and so it relates to the concept of perfectly inelastic demand. वाओ, हमें आ रहा है, हम कर पा रहे हैं. Now eighth one, at Amulya's cafe the demand for the tea increased by 5% due to rise in the price of coffee. थोड़ा सा ध्यान दो, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि टी की जो डिमांड हो गई है वो 5% से बढ़ गई है. क्यों? क्योंकि जो कॉफ़ी की जो प्राइस है वो 10% बढ़ गई है. तो अगर आप इसका परसेंटेज निकालोगे तो कैसे हो गया, ये क्या हो रहा है, टी के यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, बेसिकली हम रिलेट कर रहे हैं क्या, टी एंड कॉफ़ी के प्राइजेज एंड डिमांड को. सो यहाँ पे आता है हमारा क्रॉस इलास्टिसिटी, वन ऑफ द टाइप ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. आई रिपीट, वन ऑफ द टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में स्टूडेंट क्या क्या टाइप है हमारे, एक तो है हमारा प्राइस इलास्टिसिटी, दूसरा है हमारा इनकम इलास्टिसिटी, याद होगा आप लोगों को, और थर्ड था हमारा क्रॉस इलास्टिसिटी. ये वही है स्टूडेंट्स, ये वही है. ठीक है, चलो अब हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं. क्रॉस इलास्टिसिटी रिफर्स टू अ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वन कमोडिटी, यहाँ पे वो हम कॉफ़ी ले सकते हैं, ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ अनदर कमोडिटी, और टी ले सकते हैं, विच में भी, येस मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो सब्सटीट्यूट भी हो सकता है या कॉम्प्लीमेंट्री भी हो सकता है. हो गया हमारा आंसर. अगेन आपको थोड़ा सा अगर और बढ़ाना है, सो इन द अबव इलस्ट्रेशन द डिमांड फॉर टी इंक्रीज्ड बाय 5% ड्यू टू अ 10% राइज इन प्राइस ऑफ कॉफ़ी, एंड सो रिलेट्स टू कंसेप्ट ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. दैट्स इट. यस, हमने ये भी कर लिया. नाउ नेक्स्ट वन स्टूडेंट्स, एंड नाइन्थ वन, अमर सेल्स 50 डजन्स ऑफ मैंगोज डेली एट ₹300 पर डजन. यहाँ पे अमन क्या कर रहा है, 50 डजन, 50 डजन जो मैंगोज है वो डेली सेल करता है 300 पर डजन पे. हमारा आंसर है स्टूडेंट सप्लाई, वो सप्लाई कर रहा है. ठीक है, अब एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम. एक्सप्लेनेशन क्या दिया हुआ है, सप्लाई रिफर्स टू क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, यहाँ पे क्वांटिटी कितना है 50 डजन्स, दैट अ सेलर, यहाँ पे सेलर कौन है, अमर, विलिंग एंड एबल टू ऑफर फॉर सेल एट अ गिवन प्राइस, हियर हमारा प्राइस है 300 रुपीज़, गिवन पीरियड ऑफ टाइम. हो गया हमारा आंसर. आगे थोड़ा सा मैंने इलैबोरेट कर दिया है. सो द अबव कंसेप्ट रिलेट टू द कंसेप्ट ऑफ सप्लाई एज अमर सेल्स 50 डजन्स ऑफ मैंगोज डेली एट ₹300 पर डजन. यस, हमने ये भी कर लिया. नाउ नेक्स्ट वन स्टूडेंट्स,
And 10th one, Ajay's papad and pickle producing unit incurred expenditure of rupees 50,000 on machinery, rupees 1 lakh towards rent and rupees 2 lakhs on wages for the worker ड्यूरिंग 2018-19। ठीक है, अजय के जो पापड़ और अचार का जो यूनिट है उनका एक्सपेंडिचर होता है 50,000। ठीक है, मशीनरी पे 1 लाख होता है, रेंट पे, और 2 लैक्स होता है वेजेस पे। सो बेसिकली देखा जाए तो ये क्या, पूरे खर्चे अजय को वो कितना खर्चा आता है, कितना कॉस्ट होता है, बेसिकली खर्चा मतलब एक्सपेंडिचर वही है, कुछ नहीं, हम तीनों को ऐड कर देंगे, हम लोग को मिल जाएगा टोटल कॉस्ट। So total cost is the total expenditure incurred by a firm on the factors of production required for the production of goods and services. So अजय को पापड़ और अचार बनाने के लिए इतना खर्चा पड़ता है। तो हो गया हमारा आंसर। यस, आगे आप लिख सकते हो। In the above illustration refers to the concept of total cost as Ajay's papad and pickle producing unit incurred expenditure on machinery, rent and wages for the workers during the financial year 18-19. Now next one and last one in this video student, because ये कैसे है, ये जो क्वेश्चन से ज़्यादा है और इट रिक्वायर्स मोर एक्सप्लेनेशन। सो बाकी के जो होंगे क्वेश्चंस, जो रिमेनिंग 11 क्वेश्चंस है, आई विल बी डिस्कसिंग इन द सेकेंड वीडियो स्टूडेंट्स। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। 11th वन, अनूप आयुर्वेदा प्रोड्यूसेस यूनिक हर्बल ऑयल, हेयर ऑयल विच हैज़ नो सब्सटीट्यूट, क्लोज सब्सटीट्यूट। ठीक है, सो अनूप आयुर्वेदा है भाई, इनका यूनिक हर्बल ऑयल का है कुछ तो जिनका कोई क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है। नो मतलब कि भाई एक ही है, मतलब वो यूनिक है, नाम ही दिया हुआ है यूनिक। ठीक है, सो ये होता है मोनोपोली, क्योंकि मोनोपोली का पता है ना कि मोनोपोली इटसेल्फ, मोनो मीन्स सिंगल एंड पोली मीन्स सेलर स्टूडेंट। सो एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम। Monopoly is a market in which there is only one seller who control the entire market supply for a product which has no close substitute। ये हो गया हमारा आंसर। सो अब इलस्ट्रेशन में क्या किया हम लोगों ने, मोनोपोली आया है, क्यों? क्योंकि अनूप आयुर्वेदा जो है वो प्रोड्यूस करता है यूनिक हर्बल ऑयल जिसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं है, जिसके आगे पीछे कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं है स्टूडेंट। Hope you people like this video, and if you like this video, please subscribe to our channel, share with your friends, and please hit the bell icon so that whenever I'm uploading any video आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। Thank you. Thanks for watching.